हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हम होंगे एम्स पैरामेडिकल के टॉप 30 क्वेश्चन। यानी कि आज की क्लास में मॉडल पेपर 5 को हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल पेपर 4 तक डिस्कस कर चुके थे। अभी तक आप लोग क्लास नहीं देखे तो सबसे पहले जाइए और चारों मॉडल पेपर को देखो, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हर क्वेश्चन उसमें जितनी मॉडल पेपर में 4 मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं, चारों मॉडल पेपर में एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने पुराने बच्चे थे आई होप कि आप लोग वो सब चीज देख लिए होगे, सारे वीडियो देख लिए होगे, है ना, पूरे मॉडल पेपर को देख लिए होगे। और नए बच्चे की अगर बात कर ले तो आप लोग मॉडल पेपर को पहले देखो। ठीक है, आप एनालिसिस करो, देखो किस लेवल तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन कौन किस टाइप के होते हैं, और टफ क्वेश्चन अगर बनने को आते हैं तो वहां पे कौन सा टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज की क्लास में मॉडल पेपर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि ये भी आपके टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठोगे, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता, इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं पते हैं, तो आपके सामने हम यहाँ पे नोट करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है इतनी सारी कि आप यहाँ पे कॉपी पेन लेकर तैयार हो गए होंगे, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर अपना पहला क्वेश्चन सर क्या रहने वाला है? सर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, डीएनए रेप्लिकेशन से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। किससे पूछा गया सर? डीएनए रेप्लिकेशन से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि विच एंजाइम इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान देना कि डीएनए पुनः रूपांतर की प्रक्रिया के लिए किस एंजाइम की के द्वारा प्रारंभ होता है, यानी कि किस एंजाइम के माध्यम से इनिशिएट होता है। तो आप बताओगे सर क्या क्या? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, है ना, पेरिमियस या फिर लाइगेज। तो आप बताओगे सर यहाँ पे होता है सर प्राइमेज। किसके माध्यम से होता है भैया? प्राइमेज के माध्यम से, प्राइमेज एंजाइम के माध्यम से ये इनिशिएट होने का काम करता है। कौन? डीएनए आपके डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी देखने को मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द C4 प्लांट। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे डायरेक्ट आपका एग्जांपल पूछ लिया है कि भैया बताओ C4 प्लांट का कौन सा आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल जाता है। तो क्या यहाँ पे राइस होता है, मेज होते हैं, व्हीट होते हैं, या फिर बार्ले होते हैं? तो अगर हम बात करें C4 प्लांट की, तो ये क्या होता है सर? मेज होते हैं। क्या होते हैं भैया? मेज होते हैं, मक्का। तो मक्का जो होता है वो C4 प्लांट के अंतर्गत आता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे जितने लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी बता रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे जितने लोग बी बता रहे हो, यहाँ पे सभी का ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट वाला होने वाला होगा। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर कि कितने मेरे क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 30 में से। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे तैयारी करना है, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं सर, क्या कि विच विटामिन इज द सिंथेसाइज इन द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अब देखो, आंतों में बैक्टीरिया कौन सी विटामिन संश्लेषित करता है, यानी कि हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया कहाँ है? हमारे इंटेस्टाइन में है, तो किस टाइप के विटामिन का सिंथेसाइज होगा? याद करो हम लोग जो मॉडल पेपर पिछला जो सॉल्व किया था, वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर विटामिन के की बात करते हैं भैया, किसकी? विटामिन के की बात करते हैं, तो इसकी जो सिंथेसाइज होती है हमारी बॉडी में हो जाती है। इसकी सिंथेसाइज जो होती है वो हमारी बॉडी में हो जाती है, और कहाँ होती है सर? इंटेस्टाइन में होती है। इंटेस्टाइन में होती हैं। किसके माध्यम से होती हैं सर? तो बैक्टीरिया के माध्यम से होती हैं। ये चीज अभी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। सर किसके माध्यम से हो रही होती है सर? बैक्टीरिया के माध्यम से होती हैं। विटामिन के, देखो विटामिन के कहाँ सर? अपना पहला ऑप्शन में ही विटामिन के हमको देखने को मिल जाता है। सर इसी को और किस नाम से जानते हैं सर? इसको ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के भी कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, है ना। ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात करते हैं तो विटामिन के की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलो विटामिन सी की बात करते हैं, तो इसको हम इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज कॉज होते हैं? तो स्कर्वी डिजीज कॉज होता है। क्या होता है सर? स्कर्वी होता है। तो अगर हम बात करते हैं स्कर्वी, है ना, तो वो विटामिन सी की कमी से होती है। सर विटामिन सी हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो जितने भी खट्टे सब खाने पदार्थ होते हैं, खट्टे फल जितने भी होते हैं, ठीक है, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है सर? विटामिन सी देखने को मिलता है। अगर कोई पर्सन है लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक यूज कर रहा है, अल्कोहल लंबे समय से यूज करते आ रहा है, तो उसको पायरिया
डिजीज कॉज हो सकता है, ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सर विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी को कैल्सीफेरॉल, और ये कहाँ से हमको प्राप्त होता है, तो सनलाइट से हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सनलाइट से हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन B12 है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जितने लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, यहाँ पे सभी का ऑप्शन करेक्ट होने वाला होगा, और ये कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, द फाइलम विथ रेडिकल सिमेट्री इज। देखो ऐसे फाइलम का नाम बताना है जो कि रेडिकल सिमेट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हमको बात करना है, क्या आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, निडेरिया या फिर एनेलिडा। ठीक है, रेडिकल सिमेट्री होता है, एक बायलेटरल सिमेट्री होता है। बॉडी को हम कितने बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम सिमेट्री का नाम देते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, सिमेट्री की बात करते हैं। तो यानी कि बॉडी को हम कितने प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सर, सिमेट्री का नाम देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं सर, सिमेट्री का नाम देते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं सर, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सर रेडिकल और एक होता है सर बाइलेटरल। बाइलेटरल में क्या होता है कि अगर ये बॉडी है तो इसका एक ही हिस्सा से हम 2 प्लेन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। रेडिकल में क्या होता है, ये चीज होता है। ठीक है, ये चीज। तो आपको यहाँ पे कौन सा फाइलम में हमको रेडिकल सिमेट्री देखने को मिलता है, तो वो होता है सर निडेरिया। कौन होता है भैया, निडेरिया होता है। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो आप नोट कीजिएगा सर आर्थ्रोपोडा के बारे में, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम होता है। इस फाइलम का सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन होता है, अगर क्लास की बात करें तो क्लास होता है सर इंसेक्टा। कौन होता है सर, इंसेक्टा होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इंसेक्टा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं सर, क्या द वैस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि जल के ऊपर की ओर परिवहन के लिए जिम्मेदार संवहनहीन उत्तक होता है, वो कौन कहलाता है। क्या ये फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, पैरेन्काइमा होता है, कोलेन्काइमा होता है। अब देखो ये कोई प्लांट है, इस प्लांट पे क्या होंगे सर, रूट लगे रहेंगे। इस रूट से क्या होता है सर, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। वो किसके माध्यम से हो रहा होता है सर, ये होता है सर जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है सर, जाइलम के माध्यम से, जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। कहां से कहां तक सर, रूट से सूट में, यानी कि ये अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा है। कैसे रख रहा है भैया, अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला होगा। वहीं फ्लोएम की बात करें तो ये फूड पार्टिकल को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कहां से कहां तक, तो बताओगे सर लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। प्लांट बॉडी कर लो और अच्छा हो जाएगा, प्लांट बॉडी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, इससे और ये क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, पूछा जाएगा बताओ फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन से कहते हैं। फिर बताओ बाबू कि हमको वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या देखने को मिलता है सर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को किसमें देखने को मिलता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप बताना। अगर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट की बात करते हैं तो वो होता है सर टेरिडोफाइट्स। क्या होता है भैया, टेरिडोफाइट्स होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो फाइलम कौन होते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 है भैया कि which hormone is the secreted by the adrenal medulla during the stress। अब देखो तनाव के दौरान अधिक वृक्क मज्जा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है ना। यहाँ पे आपको बताना है क्या यहाँ पे होता है भैया, क्या यहाँ पे कॉर्टिसोल होता है, एड्रेनलिन होता है, इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है। अच्छा, एड्रेनलिन के साथ आप ध्यान रखिएगा इपिनेफ्रिन। क्या ध्यान रखोगे सर, इपिनेफ्रिन, है ना। ये भी चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इपिनेफ्रिन।
कौन से कहाँ से सिक्रीट होता है सर? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है स्ट्रेस के दौरान। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी हम इसी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, कहाँ सिक्रीट होता है सर? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये कहाँ होता है सर? किडनी के ऊपर होता है, किडनी के अपर साइड पे होता है। ये चीज आप यहाँ पे देख, सपोज किडनी है, किडनी के अपर साइड पे ये टोपी लगे हुए देख रहा है। ठीक है, थायरॉक्सिन की बात कर लें भैया, कहाँ सिक्रीट होता है? तो ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहाँ से होता है सर? थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। थायराइड ग्लैंड जो जो थायरॉक्सिन होता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है हमारे मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है। इंसुलिन क्या करेगा भैया? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कहाँ सिक्रीट होता है सर? पैनक्रियास से होता है। पैनक्रियास के कौन सा हिस्सा होता है सर? बीटा सेल होता है, बीटा सेल होता है। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करें, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। सेल कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? ये चीज आपको बताना है सर। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, गोल्गी बॉडी में, या फिर न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस की बात करते हैं भैया, तो न्यूक्लियस में क्या होता है सर? न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर? डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, गोल्गी ऑपरेटर्स की बात करें तो ये क्या होता है सर? पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर, पैकेजिंग के लिए। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बने होंगे सेल के अंदर उसको पैक करने का काम करेगा। राइबोसोम की बात करते हैं तो ये क्या होता है सर? प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए, प्रोटीन के सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं सर? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जहां पे क्या होता है सर? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है सर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन क्या पूछा है सर? प्रोटीन सिंथेसाइज की बात कर रहे हैं, राइबोसोम अपने क्या हो जाए सर? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 है अपने पास, द मेल गैमेट इन द एंजियोस्पर्म कॉल्ड। अब एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या ओव्यूल कहलाते हैं, पॉलन ग्रेन कहलाते हैं, स्पर्म कहलाते हैं, या फिर एक्सेल कहलाते हैं? हमको बताना है सर मेल गैमेट, है ना, किसमें? एंजियोस्पर्म में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा सर, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं सर? वो सारे के सारे आते हैं सर एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। ठीक है, वहीं पे जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है सर? नेकेड सीड होता है। जिम्नोस्पर्म में अगर बात करें तो वो क्या होता है सर? नेकेड सीड होते हैं, नेकेड सीड होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइटा की हम बात किए हैं। अगर हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हो जाता है। टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है सर? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, एम्फीबियन ऑफ प्लांट की हम बात करें, एम्फीबियन ऑफ प्लांट की बात करें तो ये क्या होता है सर? ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइट्स होता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट में क्या होता है सर? ब्रायोफाइट। अच्छा, यही पे लिख देते हैं सर फेदर लाइक लीफ, फेदर लाइक लीफ की बात करते हैं तो ये कौन होता है सर? टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। वहीं पे हम बात करें सर थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स की बात करेंगे तो थैलोफाइट्स में क्या होते हैं? थैलोफाइट्स में आपके एल्गी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक, आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमको एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है सर? स्पर्म ही कहलाता है। अगर पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये पॉलन ग्रेन के अंदर, है ना, पॉलन ग्रेन एंथर पे वहां पे हमको स्पर्म देखने को मिल जाता है। तो लेकिन मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, वो स्पर्म ही होता है जो कि दो स्पर्म यहाँ पे इंटर करते हैं, है ना, जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।
9 की बात करें कि विच ब्लड वेसल्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ध्यान दीजिएगा, लंग्स से हार्ट की तरफ लेके जाना है तो क्या पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, पल्मोनरी वेन होते हैं, अयोटा या फिर वेना केवा। वेना केवा की एक बात करेंगे, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर सुपीरियर, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर। ठीक है, अगर सुपीरियर की बात करते हैं तो ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से क्या करता है सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम कर रहा होता है। वहीं पे इंफीरियर की बात करेंगे तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ये क्या कर रहा होता है सर, कैरी करने का काम करता है। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स की नाम बताना जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए पल्मोनरी वेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी होती है भैया, पल्मोनरी वेन। अच्छा, पल्मोनरी जहां भी टर्म आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जहां भी आपको टर्म आ जाएगा सर पल्मोनरी, जहां भी वर्ड आ गया सर हिपैटिक, है ना, जहां भी वर्ड आ गया हिपैटिक, तो पल्मोनरी किससे रिलेटेड होता है सर, ये लंग्स से होता है। हिपैटिक किससे होता है सर, लीवर से होता है। वहीं पर पूछा जाए सर कार्डियक, है ना, कार्डियक कहीं भी टर्म आ गया ये किससे होता है सर, हार्ट से रिलेटेड होता है। तो आई होप ये टर्म्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता है अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा होता है हमारे लंग्स से लीवर, ठीक है, लंग्स से हार्ट में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड। अब देखो, प्रोग्राम सेल डेथ होता है, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं सर आरबीसी की, है ना, आरबीसी को, तो आपको पता है सर 120 डेज के बाद, 120 डेज के बाद इसकी क्या हो जाती है सर, डेथ हो जाती है। कहाँ होती है सर, स्प्लीन में होती है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अब ये जो प्रोग्राम्ड है कि भैया 120 दिन के बाद इन सेल को मर जाना है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं उसको, एपोप्टोसिस के नाम देते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखो, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन से हार्मोन की उपस्थिति के मतलब कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है जिससे मिल्क इंजेक्शन कर लेता है बच्चा इजिली, है ना। साथ ही साथ पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जहां पे यूटेरस जो होता है, फीमेल का यूटेरस क्या होता है, हो जाता है सर स्मूथ हो जाता है, जिससे क्या होता है सर, नॉर्मल डिलीवरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी अगर हमको देखने को मिला, है ना, कई दफा जैसे आप किसी पेशेंट को लेकर जाओगे तो तुरंत इंजेक्शन लगाती है, वो कौन सा हार्मोन का होता है सर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है सर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि यूटेरस की जो वॉल होती है, यूटेरस की जो वॉल होती है उसको क्या करता है सर, स्मूथ करने का काम करता है। साथ ही साथ मिल्क के इंजेक्शन में भी हेल्प कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में अपने पास कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सोमेटिक सेल। अब देखो, ह्यूमन के सोमेटिक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम की उपस्थिति हमको देखने को मिल सकता है, यहां पे आपको बताना है। ठीक है, क्या 23, 46, 44, 22। तो आपको पता है सर, ह्यूमन की अगर क्रोमोसोम की बात करते हैं सर, तो इसको क्या बोलते हैं सर, 23 पेयर कहते हैं। देखो, पहला ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे केवल 23 लिखा है, अगर 23 पेयर लिखा रहता तब जाकर करेक्ट हो जाता। या फिर हम बोलेंगे सर 46, है ना, ये अगर वर्ड है, ये अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये ऑप्शन में है, तब जाके आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सोमेटिक सेल में, ह्यूमन के सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 13 की बात कर लेते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉल्ड द परमिसियोसिस एनीमिया। परमिसियोसिस एनीमिया किस विटामिन की कमी से हो सकती है, तो ये होता है सर विटामिन B12 के माध्यम से। किस होता है सर, विटामिन B12 के कमी से होता है। बाकी विटामिन तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए थे आपके सामने। बढ़ते हैं सर 14 पे। 14 अपने पास द फर्स्ट मैन टू सक्सेसफुल आइसोलेट द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, क्या बोल रहा है सर, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक या सबसे पहले सक्सेसफुल आदमी कौन थे, तो ये चीज आपको बताना है। तो वो कौन थे भैया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाने वाले, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता था सर। ये कब हुआ था सर, वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था उस दौरान सोल्जर को, जितने भी इंजर्ड सोल्जर थे उनको उनके घाव को क्योर करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, अब पूछा जाएगा ये जो पेनिसिलिन है, क्या भैया, ये जो पेनिसिलियम है या फिर पेनिसिलिन है, वो कहां से किस मेंबर का, ग्रुप का मेंबर है, तो वो फंजाई का होता है।
किससे बिलोंग करता है सर? ये फंजाई से बिलोंग कर रहा होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? बी करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलो 15 पे आते हैं कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव द इंपल्स। अब न्यूरॉन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि इंपल्स को रिसीव करने का काम करता है? अगर आपके सामने छोटा सा अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना दें तो आप हो सकता है इसको बुरा नहीं मानोगे और इसको एक्सेप्ट करोगे, भैया चलो ये आप न्यूरॉन बनाए हो, ठीक है। ये चीज अगर ये अपने पास न्यूरॉन दिख रहा है तो इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा भैया? ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम डेंड्राइट का नाम देते हैं, डेंड्राइट का नाम देते हैं। ये जो होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं सर? सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। ये जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिल्लॉक कहते हैं, एक्सॉन हिल्लॉक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इसके ऊपर माइलिन सीट पाई जाती हैं। ये क्या होते हैं सर? माइलिन सीट होती हैं, ठीक है। ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं सर? एक्सॉन कहते हैं। ये जो होती है इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल। अब देखो एक्सॉन के बारे में क्या क्या बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैसेज जाते हैं न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर मैसेज जाएगा तो वो होता है सर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। अगर एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन में अगर मैसेज जा रहा है तो वो जाता है सर केमिकल के फॉर्म में। अब यहाँ पे कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर। और कौन यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में? एसिटाकोलिन है ना। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो मैसेज को रिसीव करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है सर? डेंड्राइट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाए सर? करेक्ट हो जाए। अच्छा सिनेप्स की बात कर लें तो दो न्यूरॉन के गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्स कहते हैं। अच्छा न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किसका? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो न्यूरॉन से मतलब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा। 16 पे आते हैं द ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल, यानी कि कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने की जिम्मेदार किस ऑर्गेनल्स या फिर कोशिकांग का होता है? तो वो होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया। किसका होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया का। इसको क्या कहते हैं सर? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते, जो कि एटीपी को फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं सर? सुसाइड बैग कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट की उपस्थिति होती है। क्या होती है सर? पिगमेंट की उपस्थिति होती है। ये चीज आप ध्यान रखें। जिसकी क्या होता है सर? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये सभी बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे क्या होगा सर? 16 का करेक्ट हो जाएगा। 17 की बात कर लेते हैं कि विच प्रोसेस इन द प्लांट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ वाटर वेपर। अब पौधे में कौन सी प्रक्रिया सीधे जल वाष्प में के नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा होता है सर? ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन जो होता है ये वाटर लॉस की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है सर? वाटर लॉस की बात की जाती है। किसके माध्यम से? वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में ये हमको देखने को मिलता है, वाटर वेपर के फॉर्म में हमको ये देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 17 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ जाते हैं हम लोग आगे 18 पे। 18 है अपने पास कि द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के लिए किस हार्मोन, प्लांट हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो सेल इलोंगेशन का होता है। हमको यहाँ से पूछ रहा है सीड डॉर्मेंसी की, तो ये सीड डॉर्मेंसी की हम बात करते हैं तो वो एब्सिसिक एसिड होता है। क्या होता है भैया? एब्सिसिक एसिड होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। 19 की बात कर लेते हैं द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रोमेटिन, है ना। जो क्रोमेटिन की जो मूलभूत संरचना होती है वो क्या कहलाती है? क्या क्रोमोसोम होती हैं, न्यूक्लियोसोम होती हैं, जीन होती हैं, डीएनए हेलिक्स होती हैं। तो हम जब भी बात करते हैं सर क्या बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमेटाइन्स की, तो ये क्या होती है सर? न्यूक्लियोसोम होती हैं।
क्या होती है सर, न्यूक्लियोसोम होती है। लेकिन यहीं पे हम जीन की बात करते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है किसकी, हेरिडिटी की। किसकी होती है भैया, हेरिडिटी की होती है, अनुवांशिकता की होती, अनुवांशिक की होती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीन के बारे में। ठीक, तो 19 का यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी होने वाला है। तो जितने लोग बी बता रहे हैं यहाँ पे सभी का ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से गैस उत्सर्जित होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है सर, प्लांट से कौन से गैस निकलते हैं, प्लांट से रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से गैस निकलते हैं सर, ऑक्सीजन। और कौन सा गैस लेता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज तो आपको पता है। अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा गैस लेते हैं सर, ऑक्सीजन लेते हैं। और कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, तो CO2 निकालते हैं। तो ये आपका सर्किल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। मीथेन की बात करते हैं तो यहाँ पे बायोगैस, और फिर जितने भी रूमिनेंट एनिमल होते हैं, रूमिडिएंट एनिमल्स होते हैं, यानी कि गाय हो गया, बकरी हो, जो चुबाली करने वाले जानवर होते हैं, उनके जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, गट होते हैं, वहां पे मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। 21 की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। अब देखो, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हमको कहाँ देखने को मिलती है, जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है। तो जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है तो हमको क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलता है, क्या माइटोसिस में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में, इंटरफेज में, या फिर साइटोकाइनेज में। तो आप बात करना कि जब भी क्रॉसिंग ओवर की बात की जाएगी तो ये होगा सर मियोसिस में। और मियोसिस कौन से वाले फेज में, तो प्रोफेज 1 वाले फेज में। तो उसमें प्रोफेज 1 में, ठीक है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 है अपने पास कि द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन ब्लड। अब देखो, ब्लड का जो रेड कलर होता है मैमल्स में, उसके लिए किस पिगमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अगर बात करते हैं सर ब्लड की, किसकी बात करेंगे सर, ब्लड की बात करेंगे। तो ब्लड में जो कलर होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है सर, रेड कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सर, पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट होते हैं भैया, पिगमेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB के नाम से जानते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या होता है, यही क्या होता है सर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। किसको कैरी करता है सर, ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितना, 97% ऑक्सीजन को कैरी करने का बात कर रहा होता है हीमोग्लोबिन। आपसे और क्या पूछा जाएगा कि अगर एक हीमोग्लोबिन है कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है ना। ऐसे 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 और ऐसे, ठीक, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए सर, हीमोग्लोबिन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाए। मायोग्लोबिन आप ध्यान रखो सर, ये मसल से रिलेटेड है। इससे है सर, मायोग्लोबिन मसल से रिलेटेड है। ये ग्रीन प्लांट्स की बात करें, ग्रीन प्लांट में क्या होता है सर, क्लोरोफिल होता है। ये भी चीज आपको बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलो 23 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज। अब क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। कितने एटीपी बन रहे होते हैं। अगर पूछा जाए सर ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोलाइसिस की बात की जाए, अगर पूछा जाए सर क्रेब साइकिल की बात की जाए, तो यहाँ पे जो एटीपी होने का जो नंबर होगा वो कितना होगा सर, 2 एटीपी बन रहा होंगे। कितना बनेंगे सर, 2 एटीपी बन रहेंगे। अगर पूछा जाए ओवरऑल कितने एटीपी बन रहते हैं, ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे 36 या 38 एटीपी की हम बात करेंगे, है ना। 36 या 38 एटीपी। आपको दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देगा तो आप 38 पे जाओगे, ठीक है, 38 पे आप टिक करोगे। ये चीज आप यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पे कितने एटीपी बन रहे हो सर, 2 एटीपी बन रहे होते हैं 23 का। 24 में देख लेते हैं सर, 24 क्या है, 24 है द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये चीज आपको बताना है। क्या यूरिया होते हैं, यूरिक एसिड, अमोनिया, या फिर कैरेटिनिन। अगर पूछा जाए सर मैमल्स हैं तो इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट कह लें, उनका क्या होता है सर, अमोनिया होता है, अमोनिया होता है। अगर हम बात करते हैं सर बर्ड्स की, है ना, और साथ ही साथ कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स की, तो वो क्या होते हैं सर, यूरिक एसिड होते हैं, यूरिक
एसिड होते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो हमको यहाँ पे 24 की बात कर रहे हैं, एम्फीबियंस में हम बात करें तो वो क्या होता है सर, यूरिया हो रहा होता है। 25 की बात कर लेते हैं, द एंडोप्लाज्म इज द एंडोप्लाज्म इन मोनोकॉट सीड इज, मोनोकॉट की जो एंडोप्लाज्मिक सीड होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या ट्रिप्लॉइड्स होती हैं, ट्रिप्लॉइड्स होती हैं या फिर हैप्लॉइड्स या फिर टेट्राप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n, ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब 2n और हैप्लॉइड का मतलब सिंगल n, है ना, और टेट्राप्लॉइड्स का मतलब 4n। तो यहाँ पे हम मोनोकॉट सीड की बात कर रहे हैं। मोनोकॉट सीड में हमको क्या देखने को मिलता है सर, ट्राइप्लॉइड्स हमको देखने को मिलता है, ट्रिप्लॉइड्स का कंडीशन देखने को मिलता है, 3n कंडीशन देखने को मिल जाता है। चलो 26 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, 26 27 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन किसकी जिम्मेदारी होती है, ये चीज आपको बताना है। क्या प्लाज्मा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं सर, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन की अगर बात करते हैं तो ये कितना होता है सर, 2 से 6 दिनों का होता है, 2 से 6 दिनों का होता है। ये काम क्या करता है, सोल्जर ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। आरबीसी की बात करें तो इसको यूरिथ्रोसाइट कहते हैं, यूरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे इस पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की उपस्थिति होती है। अगर हम बात करें सर क्या ब्लड क्लॉटिंग की, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, थ्रोम्बोसाइट्स जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 27 की बात कर लेते हैं यहीं पे कि विच विटामिन इज द नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। तो हम बात करते हैं क्या, विटामिन ए की, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कैल्शियम की हम बात कर रहे हैं तो कौन सा हम बोलते हैं सर, विटामिन डी कहते हैं। अगर किसी पर्सन में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वहां पे यानी कि विटामिन डी की कमी हो गई तो उसको रैकेट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर, रैकेट्स हो जाते हैं, जिससे हड्डियां क्या हो जाती हैं सर, टेढ़ी हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं सर, टेढ़ी हो जाती हैं। ये चीज भी आप यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हड्डियां क्या हो जाती हैं सब भैया, टेढ़ी हो जाती है। अच्छा 26 एक बार और बता दें आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो होती है सब प्लेटलेट्स की। 27 की बात कर रहे थे हम लोग कि विच विटामिन नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो वो होता है सर विटामिन डी। कौन होता है भैया, विटामिन डी होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें। चलो 28 की बात कर लेते हैं, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज द एग्जाम्पल ऑफ, अब पॉलन ट्यूब का जो पराग नली है उसके विकास का किसका उदाहरण होता है, ये चीज आपको बताना है। क्या कीमोट्रोप्सिन होते हैं, फोटोट्रॉप्सिन होते हैं, जियोट्रॉप्सिन होते हैं या फिर थाइमोट्रॉप्सिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका हो सकता है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है 28 का। चलो 28 की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है सर, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ की एग्जांपल की बात करते हैं तो वो होता है सर कीमोट्रॉप्सिन। कीमोट्रॉप्सिन का मतलब क्या, यहाँ पे केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कीमोट्रॉप्सिन। ठीक 29 की बात कर लेते हैं कि द जीन दैट मास्क द इफेक्ट अनदर जीन इज कॉल्ड, और गुरु बड़ा जल्दी आ गया है ना, दो जीन दूसरे जीन के प्रभाव से छिपा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे क्या, डोमिनेंट जीन, है ना, बोलते हैं ना सर ये डोमिनेंट हो गया। रिसेसिव की बात करते हो तो छिपा हुआ नहीं रहता है, उभर जाता है, तो यहाँ पे हम डोमिनेंट जीन की बात कर रहे होते हैं। चलो 30 की बात कर लेते हैं सर, 30 क्या है अपने पास, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज द स्कर्वी, और ये कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कर्वी के। तो अगर स्कर्वी को कॉज करने वाला जो विटामिन होता है किसकी कमी से हो जाता है सर, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। ये कहाँ होता है सर, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाता है विटामिन सी। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये थे यहाँ पे 30 क्वेश्चन, आयोग के 30 क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर इसका बैच को आप कहाँ से ले सकते हो, तो बैच को लेने के लिए सबसे पहले टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको नर्सिंग गुरुकुल का आइकन दिखेगा। ठीक है, नर्सिंग गुरुकुल में आपको एम्स पैरामेडिकल का ये आपका थंबनेल दिख जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट 30
सॉरी 20 मॉडल पेपर आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 5 मॉक टेस्ट, जिसमें से एक मॉक टेस्ट आपका फ्री होगा। और इस बैच को लेते हो तो 149 का आपका चार्ज लगने वाला है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी जो हम लोग पेपर सॉल्व किए हैं, वो मॉडल पेपर 5 सॉल्व किए हैं, और इससे पहले जितने भी मॉडल पेपर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए थे, वो सारे के सारे पीडीएफ आपको बैच में, आपको इसी बैच में, एम्स पैरामेडिकल के बैच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां से इस पीडीएफ को लीजिएगा और उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सर मैं कितने तैयारी है, ये भी चीज आप यहाँ पे जान सकते हो। साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के बाद ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ से अपने आंसर की से मिलान भी कर सकते हो। सर क्या मैं जितना आंसर किया हूँ, जितना क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, क्या मेरे इसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे अपना आंसर की भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी लगी होगी। और कुछ इन्फॉर्मेशन एक और बताना था क्या, कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको अपडेट नहीं मिला, हमको नोटिफिकेशन नहीं मिला कि सर क्लास कब आई कब गई, है ना। तो सबसे पहले जितने लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। जो भी नई क्लासेस आपको अपलोड होती हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाता है। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल सके। ठीक है, और आप इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और जितने बच्चे अभी तक जुड़े थे सभी लोग क्लास में अटेंडेंस लगा देंगे अपने लाइक के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब बात बतानी थी। और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आउट ऑफ 30 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। आपसे उम्मीद है कि 25 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे होंगे, ये चीज हम आपसे गारंटी लगा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग 6-7 पे पहुंचेंगे तो आपका 28, 29, 30 कुछ बच्चों का 30 भी क्वेश्चन करेक्ट चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हर लेवल के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।